नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग राज्य संबंधित प्रश्नों को करेंगे। जी हाँ, बिहार के द्वारा अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं में जितने भी बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सब को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहले भूगोल को कवर करेंगे, इसके बाद दूसरे हिस्सों को कवर करेंगे। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सही जवाब है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? दोस्तों, तो कैमूर का दौरा किया। प्रलेखन का मतलब वहाँ से जानकारी जुटाने के लिए, आंकड़े एकत्र करने के लिए कि यहाँ पर महापाषाणिक जो वो इस जो महापाषाणिक उपकरण या फिर अवशेष हैं वो हैं या नहीं। तो इसके बाद जो है दोस्तों 2019 में पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया और उसके बाद यह संकेत दिया कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा जिला धारबाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो सही जवाब है रोहतास। धारबाड़ भूस्तरीय रचना या फिर धारबाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है दोस्तों। रोहतास यहाँ पर दोस्तों ये वाला टर्म जरूर याद रखा करिए, नहीं है या फिर हैं। कभी कभी इसकी वजह से बड़ा केमिकल लोचा हो जाता है। तो बिहार में रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती, ना कि धारबाड़ प्रकार की। याद रखिएगा, इसीलिए रोहतास उस तरह का स्थल नहीं है। फिर है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमांट या फिर पीडमोंट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सही जवाब है पश्चिमी चंपारण में। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पीडमोंट दलदली मिट्टी जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। तराई मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ जो जिले लगे हैं दोस्तों वहाँ पर पाई जाती है। गांगे जलोढ़, जी हाँ, बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़। यह 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जवाब है गया में। जी हाँ, गया जो है बिहार का सबसे दक्षिणी जिला भी है। याद रखिएगा। यहीं पर रबर डैम का निर्माण किया गया है फल्गु नदी के किनारे। उल्लेख जो है इसका ब्रह्म योनि हिल का जो है महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। याद रखिएगा। फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो सही जवाब है पुनपुन। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। याद रखिएगा। पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोटा माटी पटना जरूर याद रखिएगा, फतुहा भूल भी सकते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती है, बाकी तीनों जगह पर गंगा नदी बहती है। जी हाँ, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार जिलों से प्रवाहित होती है गंगा नदी। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो 12 जिले गंगा के किनारे स्थित हैं। आपको नाम पहले भी बता चुका हूँ कि सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। तो ये 12 जिले गंगा नदी के किनारे स्थित हैं बिहार के। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। याद रखिएगा और ये लंबाई याद भी कर लीजिएगा, 99 किलोमीटर। भूलेंगे नहीं, ऐसा डिजिट है कि भूलेंगे नहीं।
बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो ये विकल्प इसका सही है, क्योंकि कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है जो विकल्प में दी गई हैं, बल्कि ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। किन नदियों की बात की गई है? बागमती, कोसी, कमला, गंडक। ये दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, ना कि उत्तर दिशा की ओर। तो ई विकल्प इसमें सही होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, आपको पहले भी बता चुका हूं। इसका उद्गम दोस्तों कहाँ है? नेपाल एवं भारत से होकर यह प्रवाहित होती है। बिहार का शोक इसको कहा जाता है, भारत के बाहर से उद्गमित होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, रट लेना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे संबंधित है? तो सही जवाब है CWG प्रकार की है, ए वाला विकल्प सही है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? याद रखना है इसको कतई। उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। इसको खादर कहते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है दोस्तों, तो कौन सा है? विकल्पों में सीवान है, गया है, और उसके बाद वैशाली और फिर पूर्णिया। तो सही जवाब है पूर्णिया जिले में बिहार का ज़्यादा जूट पैदा होता है। जूट की खेती आर्द्र क्षेत्र में होती है। उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। बात यदि राज्य स्तर पर करें तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और दूसरे नंबर पर बिहार है। मंडला बांध परियोजना की नींव किस नदी पर मोदी जी के द्वारा रखी गई थी? तो उत्तरी कोयल नदी पर मंडला बांध की नींव रखी गई थी। उत्तरी कोयल नदी दोस्तों सोन नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और यह मंडला परियोजना झारखंड में स्थित है। बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों को इससे सिंचाई के लिए पानी प्राप्त होगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? गंडक नदी पर निर्मित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और कैमूर जिले में यह स्थित है, याद रखिएगा। फिर है निम्न झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब है अनुपम झील बिहार में स्थित है। बाकी सांवर झील आप लोग जान रहे होंगे राजस्थान में स्थित है। कामा झील दोस्तों हरियाणा में स्थित है, और सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो 78% है वर्तमान में, और ये सवाल 2008 में पूछा गया था, तो वर्तमान वाला आंकड़ा याद रखिएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है दोस्तों? तो 16 करोड़ टन। जी हाँ, 16 करोड़ टन, लेकिन प्रमाणित भंडार 0 है, याद रखिएगा। यह अनुमानित ही है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, वन स्थिति रिपोर्ट से देखिए पूछ लिया गया है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र जो है वह 7380 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 7380 वर्ग किलोमीटर है। यह कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? कई बार मैं बता चुका हूँ, 7.84%। पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस बार कितनी वृद्धि हुई है? तो 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, यह भी रटना है। और प्रतिशत में अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 1.03% की वृद्धि हुई है।
बात यदि वन क्षेत्र की वृक्षावरण की जाए तो 2.48% वृक्षावरण बिहार में मौजूद है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है दोस्तों, इसको भभुआ भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण है। न्यूनतम वन क्षेत्र दोस्तों शेखपुरा में है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की बात की जाए यदि, तो वन प्रतिशत सर्वाधिक भभुआ मतलब फिर से कैमूर में ही है, और सबसे कम वनावरण प्रतिशत कहाँ है तो शेखपुरा। तो चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे या प्रतिशत की दृष्टि से, दोनों में वही करना है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है दोस्तों, तो इसमें तो एक भी विकल्प सही नहीं होगा। और आपको बता दें कि 7.84% है। वृक्षावरण पूछे तो 2.48। यदि दोनों को जोड़ के पूछे कि वृक्षावरण और वनावरण कितना है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण। निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो सही जवाब है कटिहार। जी हाँ, एकदम बात करें दोस्तों पूर्वी जिले की बिहार के, तो किशनगंज, और सबसे दक्षिण में जो जिला है वह गया है, और सबसे उत्तर में जो जिला है वह पश्चिमी चंपारण है, और सबसे दक्षिण में जो जिला है वह कैमूर है। विकल्पों में किशनगंज नहीं है, इसलिए कटिहार सही जवाब है। पश्चिमी चंपारण दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला है। जनघनत्व की बात करी जाए तो सबसे कम जनघनत्व बिहार में कैमूर जिले में है, याद रखिएगा। किशनगंज में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार में। और यदि बात की जाए कि सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है तो वह है अरवल, याद रखिएगा। बिहार में अरवल वर्षा में अव्वल नहीं है, अरवल अव्वल नहीं है किसमें, वर्षा में। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो पुनः आपको बता दूं कि इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, रट लेना है। झारखंड से निर्माण के बाद की बात हो रही है, मतलब जब इससे झारखंड को अलग किया गया तब की बात हो रही है। अब विकल्पों में पहले की बात की गई है। बिहार से झारखंड अलग कब हुआ दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, याद रखिएगा। पुनः वही रिपीटेड सवाल है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है दोस्तों हजारीबाग से। 1995 में सवाल पूछा गया था, लेकिन अब जो है हजारीबाग झारखंड का हिस्सा है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है दोस्तों, कहाँ विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, याद रखना है। और कितने ज़िले जो हैं नेपाल से लगते हैं बिहार के, तो 7 ज़िले लगते हैं। और दोस्तों जो आपके लिए फैक्ट अलग से लेके आया हूँ, इसी को कहते हैं MDA मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। 7 ज़िले कौन कौन से हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो दोनों तो चंपारण हो गए, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बात यदि करें कि जो सीमा साझा हो रही है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 729 किलोमीटर है, याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, देखिए 7 तो जिले लगते हैं, 7 में 2 और जोड़ दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9, और इन तीनों को समग्र रूप से पढ़ लेंगे तो 729 बन जाएगा, याद रखिएगा, यही ट्रिक है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी, कभी कभी होता है ना कि एकदम पास पास आस पास के विकल्प दे देता है, बहुत कम अंतर होता है, जैसे एक 729 दे देगा, एक 728, तो आपको यही वाला ट्रिक बिठाना है यहाँ पर, 7 + 2 = 9। हिंदी और इंग्लिश सबको एकदम खिचड़िए बना दिए। फिर है बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, विकल्प है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। बिहार की सुमेश्वर या फिर सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में हुआ है, अतः यह तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है।
मुंडा जनजातियां अधिकांशतः कहाँ बसी हैं दोस्तों? तो बिहार में बसी हैं। 1992-93 का प्रश्न है। यदि बात वर्तमान संदर्भ में की जाए तो झारखंड के पश्चात जो बिहार का निर्माण हुआ, मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखिएगा। बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो 1999 पूछा गया था 1999 में, लेकिन वर्तमान संदर्भ में बात करें तो जो राजमार्ग है वह है 27 EW, ईस्ट वेस्ट होगा इसका मतलब। 27 EW सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होकर जाता है। यदि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें तो कितने किलोमीटर है? 5940 किलोमीटर है। यदि बिहार में दोस्तों ग्रामीण सड़कों की बात करें तो देश में उसका स्थान असम के बाद आता है, याद रखिएगा। असम के बाद सर्वाधिक ग्रामीण सड़कों की लंबाई दोस्तों कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई देखिए 5940 किलोमीटर, पुनः रिपीट मार दिया है। छोटा नागपुर के जंगल हैं दोस्तों किस तरह के हैं? तो सही जवाब है पतझड़ और सवाना प्रकार के जंगल हैं, रट लेना है। फिर है बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? तो रांची में। जी हाँ, रांची में स्थित है, जो कि अब झारखंड का हिस्सा हो गया है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड नामक प्लांट 1958 में रांची में लगाया गया था। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है दोस्तों? तो सही जवाब है सिंह भूमि से होती है। बैलाडीला दोस्तों छत्तीसगढ़ की खान है, जहाँ से लौह अयस्क का जो निर्यात है वह संपन्न होता है, याद रखिएगा, बैलाडीला खान। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब है पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। लेकिन वर्तमान की बात कही जाए तो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, मतलब वही बात हो रही है जो मैं ऊपर बताया हूँ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। कम से कम इस बार 500 का तो आंकड़ा पार हो ही जाए। आप लोगों का प्रेम और स्नेह ही है जो धीरे धीरे तेज ना सही लेकिन धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? यदि दोस्तों आपको यह जानना हो कि आपसे कौन जलता है और कौन आपको सपोर्ट करता है तो चैनल बना दीजिए यूट्यूब का। हमारे कई मिलने वाले हैं, जब उनको पता लगा कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो वो जानना चाहते हैं कि चैनल है कौन सा, तो इसके लिए पूछते हैं कि यार तुम्हारा चैनल कौन सा है, लाओ सब्सक्राइब कर लें। तो बताता हूँ तो सब्सक्राइब कर लेते हैं देखने के लिए। वो देखने के लिए नहीं चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बल्कि देखने के लिए कि कितने सब्सक्राइबर हैं, कैसा कंटेंट है, क्या क्या डालता है, कैसे डालता है। तो देखने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए, यही काम रिश्तेदार करते हैं। आपको फ़ोन करेंगे, आपके घर वालों को फ़ोन करेंगे, इसलिए नहीं कि उनको चिंता है आपकी कि आप पढ़ाई अच्छे से करें, आपकी वो फिक्र करते हैं, ये सब नहीं, बल्कि जानने के लिए कहीं हो तो नहीं गया। तो ये जो कुछ तथाकथित अपने होते हैं ये इसी तरह के होते हैं। तो फिर है कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बता दिया है, ये हजारीबाग यहाँ विकल्पों में दिया गया है। तो यह अब झारखंड का हिस्सा है, तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, 2000 में पूछा गया था। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो सही जवाब है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। वाल्मीकि की बात करी जाए दोस्तों तो जो अभयारण्य है वह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में? जी हाँ दोस्तों, तो भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में, देखिए कन्फ्यूजन हो गया है, भीम बांध
राजगीर दोस्तों कहाँ स्थित है? राजगीर वन्यजीव अभयारण्य वह नालंदा में स्थित है। जी हाँ, एकदम सही है, सही सही जा रहे हैं हम लोग। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। इस तरह से कनेक्ट करना है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। नालंदा की बात करें दोस्तों, यहीं पर कांच का ब्रिज जो है अवस्थित है, बिहार में, याद रखना है। राज्य खेल अकेडमी भी यहीं पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर है, आपको याद रखना है, नालंदा। निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गया, वही ऊपर वाला रिपीट मार दिया है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं दोस्तों, स्टार इस पे लगाया है। क्यों? क्योंकि 1999 का सवाल है। वर्तमान में यदि बात करें तो 3 थर्मल स्टेशन हैं दोस्तों जो कोयले से चलते हैं, बरौनी, बाढ़ और कैलगांव। कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित हैं। नाम याद कर लीजिएगा, बरौनी, बाढ़ और कहलगांव। बिहार में मैथन उत्पादन करता है दोस्तों क्या? जल शक्ति। अब मैथन है क्या दोस्तों? मैथम एक डैम है, दामोदर नदी, दामोदर की सहायक बराकर नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है दोस्तों? एकदम रट लेना है, पूछा जा सकता है। 45.85%। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो सही जवाब है, वर्तमान में 38 जिले उपस्थित हैं, याद रखिएगा। 38वां जिला जो है दोस्तों बिहार का, उस समय 37 थे दोस्तों जब विभाजन हुआ, लेकिन वर्तमान में 38 हैं। 38वां कौन सा है यह भी याद रखिएगा, अरवल, जो सबसे कम वर्षा वाला जिला है, याद रखना है। 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है दोस्तों? तो लगभग 90 लाख हेक्टेयर है, याद रखिएगा। लेकिन यदि 2020-21 की बात करें आंकड़ों की, तो वह 81 लाख हेक्टेयर है। मोटा माटी आंकड़ा याद रखने के लिए दशमलव वाला छोड़ दीजिएगा, 81 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा। मुरी जाना जाता है दोस्तों, किस लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है, जो कि झारखंड में स्थित है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थित है? तो पुनः एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थित है। पटना का स्थानीय समय दोस्तों भारतीय मानक समय से आगे है दोस्तों। क्यों आगे है? चलिए देखते हैं। क्योंकि पटना जो है दोस्तों भारत के मानक समय, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, उसके उसके पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? 85 डिग्री 13 मिनट देशांतर पर स्थित है। तो स्वाभाविक सी बात है कि लगभग 3 डिग्री का अंतर हो रहा है। तो 1 डिग्री हम लोग जान ही रहे होते हैं कि लगभग 1 डिग्री पृथ्वी कितने समय में घूमती है? तो 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, तो 3 डिग्री 12 मिनट में घूमेगी। तो जो पटना का समय होगा दोस्तों वह भारतीय मानक समय से लगभग 12 मिनट आगे होगा। 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था दोस्तों? तो सही जवाब है 9 जिलों से सीमाबद्ध था। रट लेना है और इनको याद भी कर लेना है। कौन कौन से जिले? भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। इनको आपको रट भी लेना है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि पटना से कौन सा जिला संबद्ध नहीं है या सीमा नहीं बनाता है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है दोस्तों? तो सही जवाब है 50% से अधिक। बंगाल का दुख दोस्तों किसे कहा जाता है? तो बंगाल का दुख दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से है दोस्तों? तो दामोदर नदी का उद्गम दोस्तों बिहार से होता था। कब का सवाल है? 1999 का है। लेकिन अब जो है दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है, क्योंकि यह स्थल झारखंड में चला गया है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी
प्रमुख फसल कौन सी है? तो गेहूं है। आर्थिक समीक्षा के आंकड़े भी यही बताते हैं, जो नई वाली है, कि कुल उत्पादन 180 लाख टन, जबकि चावल सर्वाधिक उत्पादित हुआ, गेहूं उसके बाद, और तीसरा नंबर मक्का का है। इसी मक्का और गेहूं के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए बिहार को राज्य को कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया गया 2020 में। याद रखना है दोस्तों। बजट तो अभी आया हुआ है, आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन हमारी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाएंगे वो पिछले वाले बजट और आर्थिक समीक्षा पर आधारित होंगे। तो जो लोग उन सवालों को कवर करना चाहते हैं तो वो उनके लिए आर्थिक जो घटनाक्रम से संबंधित मैगजीन है घटना चक्र की, जो कि चिर परिचित और प्रसिद्ध मैगजीन है आर्थिकी, उसका निचोड़ दिया गया है। पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको देख लीजिएगा। करंट अफेयर को कवर करने के लिए घटनासार का पूरा A to Z निचोड़ दिया गया है। साथ ही में जो मैगजीन में पहले शुरुआत में जो वन लाइनर होता है उसको भी इस बार कंप्लीट कराया है। तो चुन चुन के कुछ भी नहीं छोड़ा है उसमें, घटना चक्र में, घटनासार में, माफ़ कीजिएगा। तो आप उसको भी करके जाएंगे। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? चावल, गेहूं और मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है आत्मनिर्भर स्वरूप है। इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया, यह भी गलत है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, यह भी गलत है। उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, यह भी गलत है। बिहार में द्विसदनीय विधान मंडल है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार कोयले और अभ्रक का उत्पादक नहीं रह गया है। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था, याद रखिएगा। पलामू खनिज ये छोड़ दीजिएगा, झारखंड में चला गया है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो सही जवाब है 3%। वर्तमान संदर्भ की बात की जा रही है हमारे उत्तर में। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है दोस्तों? तो तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है, क्योंकि यह सवाल 1995 में पूछा गया था, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था। कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं दोस्तों? तो इसका विकल्प ई होना चाहिए। वर्तमान में बिहार में कौन से खनिज मिलते हैं? लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टजाइट और स्टीराइट। तो सही जवाब है ई विकल्प होना चाहिए था, इनमें से एक भी नहीं मिलता है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? एकदम रटने वाला सवाल है। तो सही जोड़ा है लाइमस्टोन, कैमूर में पाया जाता है। माइका जो है नवादा जिले में मिलता है। क्वार्टजाइट लखीसराय जिले में मिलता है। इसके साथ साथ मुंगेर और नालंदा में मिलता है। लेड और जिंक बांका और रोहतास जिले में मिलता है, रट लीजिएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत दोस्तों कितना है? आपको कई बार बता चुका हूँ, 7.84%। जी हाँ, ये तो बिहार के संदर्भ में बात की गई है। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो वन स्थिति रिपोर्ट को आप आर्थिकी के निचोड़ में एकदम विस्तृत रूप में पा जाएंगे। तो यदि वृक्षावरण की बात की जाए तो 2.48% है। वन स्थिति से साथियों एक ना एक सवाल जरूर मिलेगा, चाहे बिहार के संदर्भ मिले या फिर राष्ट्रीय स्तर पर मिले। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है तो सिंहभूमि जिले से। यदि वर्तमान में बात की जाए तो लौह अयस्क का उत्पादन बिहार में नहीं होता है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है दोस्तों, किसका? चूना पत्थर का अभी भी अग्रणी उत्पादक है। भारत में निम्न लिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो चूना पत्थर उत्पादन में एकाधिकार है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है दोस्तों? तो इनमें से किसी भी जिले में अभ्रक का भंडार नहीं है, बल्कि बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है, रट लीजिएगा। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी दोस्तों बरौनी में, सीमेंट बंजारी में, फर्टिलाइजर भौराही में, और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में। तो सही जवाब है डी वाला विकल्प सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। फर्टिलाइजर भरोही में,
सीमेंट बंजारी में और ऑयल रिफाइनरी बरौनी में अवस्थित है। रेल डिब्बा कारखाना जो है दोस्तों मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, याद रखिएगा। फिर है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। 1992 में सवाल पूछा गया था, आपको रट लेना है। जो फिगर आपको याद रखने में आसानी हो वही रटना है। 83 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच अवस्थित है। और यदि बात करें अक्षांशों की तो 24 डिग्री उत्तर से लेकर 27 डिग्री उत्तर तक के अक्षांशों के बीच बिहार की स्थिति है। यदि बात की जाए कि पटना जो है किस देशांतर पर स्थित है दोस्तों, तो 85 डिग्री 13 मिनट देशांतर पर पटना स्थित है। पर पूछा जा सकता है, इन्होंने नहीं दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि सवाल पूछा जाना चाहिए। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो 3 राज्य बिहार की सीमा से लगते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में, इसको बंगाल का शोक कहते हैं और उद्भव इसका छोटा नागपुर पठार से होता है। निम्न में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है दोस्तों, तो चारों नदियां गंगा से बिहार में मिलती हैं, गंडक, घाघरा, सोन और पुनपुन, चारों वहीं पर मिलती हैं। गंडक दोस्तों पटना में मिलती है, याद रखिएगा। घाघरा कहाँ मिलती है, सारण में। और सोन भी पटना में मिलती है। पुनपुन जो है फुतुहा नामक स्थान पर मिलती है, रट जाइएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों, तो कैमूर रेंज बिहार का पहला रामसर स्थल है। वर्तमान मतलब अभी तक पूरे देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो 75, एकदम याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी कैमूर झील ही है, याद रखिएगा, जो कि बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय जो है बिहार का, यहाँ पर बड़ा बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है, इसलिए भी चर्चा में है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी दोस्तों, वनों पर आधारित थी, आप लोग इसको गैस कर सकते हैं। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ पर स्थित थीं दोस्तों, पटना में स्थित थीं, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, मुंगेर में, माफ़ कीजिएगा, जमुई में मिला है, याद रखिएगा, 2022 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो सही जवाब है पूर्णिया और मानभूमि के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बिहार का जितना भी करंट अफेयर है उसका मैंने प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट एजुटेरिया से दिए हैं, याद रखिएगा। माना जाता है कि 10 से 12 सवाल सीधे एजुटेरिया से मिल जाते हैं, और चूंकि लगभग 500 सवाल आपको दिए गए हैं तो आप जान सकते हैं कि बहुत कुछ आपको कवर करके दिया गया होगा। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट विद स्टैटिक जीके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, उसको देखिएगा। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, जी हाँ दोस्तों, वनावरण की बात की जा रही है, तो कितने क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं आपको बता दें, 7.84% क्षेत्रफल पर। यदि इसको किलोमीटर में देखें तो 7380 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र, देखिए वन स्थिति रिपोर्ट से एक सवाल भैया जरूर पूछा जाना है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए या राज्य के स्तर पर। देखिए आप देख सकते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, स्वयं प्रमाण मिल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, तो हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर अवस्थित है, और जो कि रांची के निकट स्थित है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, 2022 में पूछा गया है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है दोस्तों, तो कनवार झील जो है वह एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील है, जो कि बेगूसराय में स्थित है। बिहार का एकमात्र रामसर साइट यही है, कवार झील या फिर कांवर झील।
बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है दोस्तों, कछारी मिट्टी से रट जाइएगा। बिहार की शस्य गहनता कितनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो हमको अभी वाला आंकड़ा याद रखना है, 144% है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है दोस्तों, तो 10 गुना बढ़ा है, रट जाइएगा इसको। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है दोस्तों 50 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो सही जवाब है कृषि आधारित उद्योगों की। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कृषि से संबंधित सवाल आ गए हैं। बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान 2019 में कितना था दोस्तों, तो 0.57, याद रखिएगा। ये नीति आयोग के मानव विकास की बात की जा रही है। इसमें दोस्तों यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, जो यूएनडीपी जारी करता है, जिसको 1990 में जारी किया था यूएनडीपी ने पहली बार, उसमें भारत की रैंकिंग 132 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है, रट जाइएगा। यदि बात बहुआयामी गरीबी की करें तो बिहार में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है, 52% जो है गरीबी का स्तर यहाँ पर है, याद रखिएगा। दूसरा स्थान झारखंड का है। बिहार सरकार ने अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या करेगी दोस्तों, यह प्रणाली जो है बजट प्रबंधन के लिए शुरू की गई है। नाम इसका क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि नाम से विदित है, इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता आएगी, समय में बचत होगी और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। तो ई विकल्प सही है, क्योंकि एक से अधिक कथन सही हैं। जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण्य पुरस्कार क्यों दिया गया, तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अभी हम पीछे भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन शुरू की। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य दोस्तों सभी उद्देश्य दिए हैं, मतलब एक से ज़्यादा कथन सही हैं। क्या उद्देश्य है, जो देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन में लगे लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और संबंधित निर्धन परिवारों को सशक्त करना आर्थिक रूप से इस योजना का लक्ष्य है। इसके लिए इनको 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी सरकार। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो सही जवाब है बाल कल्याण। क्या क्या सम्मिलित है, महिला रोजगार, साफ पीने का पानी और बिजली की आपूर्ति। बाल कल्याण इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं साथ, ये भी देख लेते हैं। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। मोटा मोटी ये सब इन्होंने लंबा लंबा मतलब सुर बनाया है, सुर उसको छोड़ना है। आर्थिक पहलू समेटा है, महिलाओं की स्थिति को समेटा है, हर घर को बिजली देने की बात कही है, जल की बात कही है, हर घर तक पक्की गली और नाली, शौचालय की बात कही है और अवसर बढ़ाने की बात कही है, याद रखिएगा। किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, तो हम लोग जान ही रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं दिया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। एन.के. सिंह जो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। यदि नेशनल लेवल पर बात की जाए तो बात की जाए दोस्तों, तो सभी राज्यों को जो केंद्रीय करों का पूल है उसमें 41% की हिस्सेदारी मिल रही है, पहले 42% थी। ऐसी अनुशंसा इस वित्त आयोग ने की है। 1% किसे दिया जाएगा दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो यदि बिहार की बात करें तो 10% हिस्सा करों में बिहार का है और इसके बाद
मतलब 10% हिस्सा प्राप्त करके ये दूसरे स्थान पे है। और सर्वाधिक हिस्सा किसे मिला हुआ है केंद्रीय करों में, तो वह है उत्तर प्रदेश। यूपी वाले भी रट जाएं, लगभग 18% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश को मिली है। पूरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो 11 लगभग 10% बिहार की हिस्सेदारी है और 18% उत्तर प्रदेश की। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो ई विकल्प इसका सही है, क्योंकि एक से अधिक कथन सही हैं। तो बात की जाए डिजिटल बिहार कार्यक्रम की, तो छठी कक्षा से लेकर ऊपर तक सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। दो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए बिहार को दिया गया दोस्तों, तो सही जवाब है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, जो बिहार के बाहर फंसे हुए थे उनको सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति ने दिया था इंडिया डिजिटल इंडिया अवार्ड। बिहार में 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर आधारित है दोस्तों, तो याद रखना है मंत्रालय नहीं विभाग की बात कही गई है। तो स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया गया था। यह नया विभाग गठित किया गया, तो इस पे स्टार लगाइएगा, इसमें बात मंत्रालय की कही गई है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गलत कथन को चुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी तक नया बजट नहीं आया तो यहीं से सवाल आएगा। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई है, यही गलत है। बिहार के द्वितीय क्षेत्र में 4.8%, तृतीय क्षेत्र में 8.5%। फिर बात करें सही विकल्प क्या है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, गलत कथन को चुनना है दोस्तों, डी वाला गलत है, बाकी ऊपर तीनों सही हैं। बिहार प्राथमिक क्षेत्र में 2.3, इन तीनों को रटना है। द्वितीयक में 4.8 और तृतीयक में 8.5। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इस तरह से पढ़िएगा, 2 4 8। तो अच्छा सवाल है, इसको रट जाइएगा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किस ने प्रस्तुत किया था, तो सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। 2007 में बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं, तो 7 विभाग शामिल हैं, रट लेना है। 2022 में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। कौन कौन से 7 विभाग हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण और आपदा प्रबंधन विभाग। 7 वाले को बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग गलत कर देंगे, इसको संभावना अधिक है गलत होने की। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे विभाजन से पूर्व, तो जवाब है 6 थे। कौन कौन से 6, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। यदि वर्तमान की बात की जाए दोस्तों, तो कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं, तो 4 हैं, याद रखिएगा। संख्या भी रट जाइएगा और नाम भी, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास की टैगलाइन दोस्तों क्या है, रट जाइएगा, ब्लिसफुल बिहार। ब्लिसफुल बिहार जो है इसकी टैगलाइन है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ, तो मोतिहारी में आयोजित हुआ था। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है, तो 32.11। 2019 में इसने जारी किया था, लेकिन चतुर्थ दौर 19-20 में बिहार का स्कोर 31 है, याद रखिएगा। और यदि बात करी जाए बेहतर प्रदर्शन किसका रहा है, तो रट जाइएगा, केरल। यूपी जो है एकदम नीचे है भैया स्वास्थ्य के मामले में, उसके बाद ऊपर बिहार है, तो बिहार ने उसको पटकनी दी है यूपी को। राजकोषीय घाटा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कितना अनुमान रखा गया है बिहार बजट में, याद रखिएगा, तो 3.47% का।
वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायुमार्ग हिस्सा नहीं है। बाकी खेत के लिए सिंचाई, पानी, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवा शक्ति को केंद्र में रखना, और स्वच्छ शहर, स्वच्छता की बात हो रही है, सुलभ संपर्कता और अतिरिक्त स्वास्थ्य की बात कही गई है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ पहला पार्ट, और इसके बाद आपको दूसरा हिस्सा उपलब्ध करा दूंगा बिहार स्पेशल का। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।